अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुथूट फाइनेंस में बदमाशों ने हमला बोला और यहां पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया, गार्ड पर हमला किया। 5 की संख्या में ये बदमाश थे। कर्मचारियों को बंधक बनाया और उनसे लॉकर की चाबी मांगी। अलार्म बजने की वजह से ये सभी बदमाश यहां से फरार हो गए। अलवर शहर के मुथूट फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश नाकाम रही है। यहां मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में आज सुबह 5 हथियारबंद बदमाश पहुंचे। इन बदमाशों ने कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और लॉकर की चाबी मांगी, लेकिन एक कर्मचारी ने बहादुरी का परिचय दिया और अलार्म बजा दिया। अलार्म बजने के बाद बदमाशों के होश उड़ गए और ये बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। 2 कस्टमर आए, पहले गार्ड साहब ने चेक किया, अंदर लिया, गोल्ड लोन के लिए अंदर ले रहे थे। गेट खोला जैसे ही है, सामने वाला गेट है मेन गेट, तो पीछे से 3 लोग आए, गन थी सबके पास, इनको माराकुटी गेट पे ही कर दी। फिर अंदर घुस गए, हम सबके साथ माराकुटी करी और सब पे गन लगा दी। गार्ड अंकल को बहुत मारा उससे पिस्टल से और फिर सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया एक साइड। हमारे एक स्टाफ ने पैनिक बटन दबाया जिसकी वजह से थोड़ा होपलेस हो गए वो लोग। उसके बाद एक स्टाफ ने अपने आप को लॉक कर लिया जिस वजह से वो बार बार पैनिक बटन दबाता रहा, तो वो होपलेस हो गए। उन्होंने सबके सर पे कट्टे रखे और सबसे पासवर्ड्स पूछे और चाबी मांगी कि खोलो लॉकर खोलो, बट वो ये किसी ने उनको कुछ बताया नहीं, इसलिए वो नर्वस ज़्यादा होते गए और पैनिक बटन की वजह से उनको भागना ही पड़ा। तो इस वक्त अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है? सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला है या नहीं? जी, सीसीटीवी फुटेज में जो बदमाश हैं वो जो बैंक में ऊपर जो मुथूट फाइनेंस की जो बैंक है उसमें जो ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों में जो कैमरा लग रहा है उस कैमरे में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो गन पॉइंट पे जो कर्मचारियों को लिया था और मारपीट की गई थी उस एंगल पे कैमरा था, वहां पर कोई फुटेज नहीं आई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा आसपास जो बैंक और अन्य जो जगह पर सीसीटीवी फुटेज लग रहे हैं उनके आधार पर और जो फुटेज मिली है बैंक में उसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने के लिए पुलिस की टीमें गठित हुई हैं। एडिशनल एसपी सरिता सिंह खुद मौके पर पहुंची थी और आईपीएस विकास सांगवान के नेतृत्व में 3 टीमें अभी बना करके संदिग्ध लोगों को जो ठिकाने हैं वहां पर दबिश दे जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं बता रही है कि ये लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, कहां से बदमाश आए हैं। लेकिन गनीमत ये रही थी कि इस पूरी जो बदमाशों से मुकाबला करते हुए जिस तरीके से घायल कर दिया था एक गार्ड को और एक कर्मचारी, इसके बावजूद भी उन्होंने लॉकर की चाबी नहीं दी थी और जो पासवर्ड नहीं बताए थे। इसी दौरान एक कर्मचारी था जिसने अलार्म बजा दिया, जिसके बाद जो कर्मचारियों की सजगता से यूं कहें तो ये पूरी लूट की जो घटना है बदमाशों के जो राजेंद्र, तो ये बहादुरी है उस कर्मचारी की जिसकी वजह से लूट की वारदात तो नाकाम रही, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिन दहाड़े इस तरीके से कैसे बदमाश पहुंच जाते हैं फाइनेंस कंपनी में और लूट की कोशिश करते हैं। हालांकि नाकाम जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटपुतली से ये बड़ी खबर है, सीबीआई ने यहां पर कार्रवाई की है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है एक पटवारी को। यह बड़ी खबर, देवता हल्का पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। डीवाईएसपी कार्यालय में लेकर पटवारी को जाया गया है और आपको बता दें कि विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो कोटपुतली से यह बड़ी खबर जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हीरालाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या जानकारी है, कैसे ये सफलता मिली एसीबी को? मैं आपको बता दूं कि मामला कोटपुतली का है, जहां एसीबी की टीम ने देवता हल्का पटवारी को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की राशि रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने यह रिश्वत की राशि नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी में की, जिस पर एसीबी के एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में टीम यहाँ पहुंची और जाल बिछाया। जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की राशि ली तो टीम ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी पटवारी को लेकर डीएसपी कार्यालय गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको सरकारी राशन लेना हो तो आप कहां जाएंगे? जी हां, सही समझे, राशन की दुकान पर।
लेकिन हम आज आपको लेकर चलते हैं उदयपुर और दिखाते हैं यहां पर एक गांव में लोगों को राशन के लिए कहां जाना पड़ता है। अजब तरीका गजब जुगाड़। हमारी मूलभूत समस्या मोबाइल नेटवर्क की है। राशन की घड़ी आई, पहाड़ी पर चढ़ाई। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे को सर पहाड़ी पे चलना पड़ता है। पहाड़ी पर पर्ची, जमीन पर राशन लेने के लिए ऊपर से ओटीपी लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। ओटीपी की डगर कभी इधर कभी उधर। कभी उस पहाड़ पे जाता है, कभी उस पहाड़ पे जा के वहाँ मतलब नेटवर्क नहीं आते, ना ओटीपी आता है, ना पर्ची निकलती है। नेटवर्क का माउंटेन कनेक्शन। अब टावर ने पकड़ी नहीं तो टावर में डावो। हाँ, और महीने से मिस आवे हमारी। चेहरे पर मुस्कान, भगवान का शुक्र कि राशन मिल गया। जिसे मिला वो खुशी खुशी घर को चला और जिसे नहीं मिला वो फिर मायूस हो गया। लेकिन इस राशन की कितनी मुश्किल भरी डगर है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या है वो बताएं, उससे पहले जरा इस शख्स को देखिए जो पेड़ पर बैठा है। हाथ में मशीन है और नेटवर्क का इंतजार है। नीचे लंबी कतार है राशन लेने वालों की। इनको आस है कि ओटीपी आएगा तो राशन लाएगा। डीलर कभी इस पेड़ पर चढ़ता है तो कभी उस पेड़ पर, कभी इधर भटकता है तो कभी नेटवर्क की तलाश में उधर भटकता है। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे को सर पहाड़ी पे चलना पड़ता है और फिर वहाँ पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के किसी उस पहाड़ी पे टावर आता है, कभी इस पहाड़ी पे टावर आता है। फिर हमारे को राशन लेने के लिए ऊपर से ओटीपी लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सारा खेल नेटवर्क का है जिसका सीधा कनेक्शन पहाड़ से जुड़ा है। अजब तरीका गजब जुगाड़ की ये तस्वीरें हैं उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर सरे गांव की, जहां डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर दिखती है। हर महीने राशन बांटने में परेशानी होती है। नेटवर्क के लिए राशन डीलर पहाड़ पर चढ़ता है। राशन लेने वाले भी पहाड़ पर लाइन लगाते हैं। ओटीपी आता है तो राशन की पर्ची मिलती है। फिर पहाड़ी से नीचे आकर दुकान से राशन लेते हैं। भयंकर दिक्कत है। 4 आदमी रखना पड़ता है। 2 बंदे पर्ची काटने वाले, एक बंदा यहाँ तोड़ने वाला। मशीन में कोई दिक्कत है तो मेरे को जाना पड़ता है यहाँ दुकान पे और दूसरे बंदे को बैठा के जाना पड़ता है। राशन लेने वालों को जितनी मशक्कत करनी पड़ती है उतनी ही परेशानी राशन डीलर को भी उठानी पड़ती है, जिससे 4 लोगों का स्टाफ रखना पड़ता है। मुसीबत का आलम सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है। हमारे ऑफिस का काम भी रहता है पंचायतों का, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जैसे किसी अपने नरेगा लेबर लगाना, उसमें भी समस्या आती है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी यहाँ नेटवर्क लगवाए। यहाँ कोरोना के चलते बच्चे पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पाए। दूसरे गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की परेशानी से सारे गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। यही नहीं, गांव में कोई आपदा हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, एक दूसरे से संपर्क का कोई भी साधन नहीं है। आजादी के 75 साल बीत गए हैं। देश दुनिया में डिजिटल इंडिया का डंका बज रहा है, लेकिन इस गांव की स्याह सच्चाई डिजिटल इंडिया की डगर के बारे में सोचने को मजबूर करती है। न्यूज 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। आजकल हर वर्ग, हर आयु के लोगों में सेल्फी को लेकर गजब का क्रेज है। चाहे काम कोई भी हो, लोग उस दौरान सेल्फी लेना नहीं भूलते। और लोगों के इसी क्रेज को इन दिनों मधुबनी में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए आजमाया जा रहा है, जो लोगों को खूब भा भी रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या वर्किंग लेडी, सेल्फी का क्रेज सभी के सिर चढ़कर बोलता है। लोग बड़े शौक से सेल्फी लेते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी कॉर्नर की मदद ली गई हो, क्या ऐसा आपने पहले सुना था? नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मधुबनी जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जब से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, तब से इस टीका केंद्र पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले जहां इक्के दुगे लोग इस टीका केंद्र पर जुटते थे, वहीं अब यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग बड़े उत्साह से यहां आते हैं और टीका लेने के बाद शौक से सेल्फी लेकर घर वापस जाते हैं। जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है
कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। खास बात यह है कि जब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, यहाँ वैक्सीन लेने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के इस टीका केंद्र की नोडल अधिकारी के मुताबिक लोग यहाँ से जाने के बाद सेल्फी के जरिए अब अपने नाते रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है, आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया आज के जमाने में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी कोशिशें लोगों के अंदर उम्मीद के साथ साथ उत्साह भी पैदा करती है। बहरहाल बदलते दौर की ये नायाब कोशिश नजीर साबित हो और बिहार कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश यही उम्मीद रखता है। बिहार के मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस समिट में बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि भारत आत्मनिर्भर के लक्ष्य को हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज को एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखना जरूरी है, जिसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से जाना होगा। Against the backdrop of a historic announcement by our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, on August 15th. In his address to the nation on the 75th Independence Day, he launched the Green Hydrogen Mission for India. The fact that he chose Azadi Ka Amrit Mahotsav to make this announcement has sent a powerful message to both Indians and the rest of the world. In my view, the message is twofold. One, India is determined to achieve Azadi from dependence on fossil energy and become Atmanirbhar in new and renewable energy. Two, India will make its fullest contribution to global effort for achieving the goals and target of climate action. Dear friends, climate change is undoubtedly the most daunting challenge facing human civilization today. The world is witnessing with alarming frequency the disastrous effects of global warming. Green hydrogen will surely attract significant investments. Dear friends, Reliance Industries is fully committed to realizing the vision of our Honorable Prime Minister to fuel India's green economy using clean energy. Last year, I had announced our ambitious commitment to make Reliance a net carbon zero company by 2035. This year, I presented a strategy and roadmap for our new energy business, which will be the next big value creation engine for Reliance and India. भरतपुर में जिला परिषद और पंचायत चुनाव के तीनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें 12 पंचायत समिति और 37 जिला परिषद वार्डों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर अब 1408 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। पंचायत चुनाव का रण, मैदान में बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी, कई नेताओं की साख दांव पर लगी। अब बाड़ेबंदी का दौर जारी। हमारे ब्रजेश अग्रवाल जी, अपने बघेल समाज के प्रदेश के अध्यक्ष को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बात राज्य मंत्री भजन लाल जाटव की जाए तो उनकी पुत्रवधू और पुत्री दोनों ही चुनावी मैदान में थी और अब वैर पंचायत समिति के वार्ड 5 और 12 से चुनाव लड़ा।
अब राज्य मंत्री पुत्रवधू और पुत्री में से किसी एक को प्रधान बनाने की कवायद में जुटे हैं, जिसके लिए अब जिताऊ उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी है। वही बात कामा विधायक जाहिदा खान की जाए तो उनकी बेटी शहनाज और देवरानी ताहिरा भी प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। बेटी शहनाज कामा पंचायत समिति के वार्ड 13 से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, तो वहीं देवरानी ताहिरा ने भी वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ा। अब बात उज्जैन पंचायत समिति की जाए तो नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के बेटे हिमांशु अवाना ने वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ा और निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब प्रधान पद की दावेदारी जता रहे हैं। जिला परिषद के 37 वार्डों में से जिला प्रमुख के लिए कांग्रेस ने भारत सिंह गादोली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह को जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया है। अब सभी की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है। सभी की निगाहें 4 सितंबर को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। दौसा में पंचायत चुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 861 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जिस पर फैसला कल होगा। दौसा जिले में पंचायत राज की जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में 861 प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में बंद है। 4 सितंबर को पीजी कॉलेज में मतगणना के बाद पंचायत समिति के 781 और जिला परिषद के 80 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला होगा। दौसा जिले की सभी 11 पंचायत समितियों में 225 वार्डों पर 781 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं जिला परिषद में 29 वार्डों पर 80 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 781 प्रत्याशियों में से दौसा पंचायत समिति में 83 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। यदि दलों के उम्मीदवारों की स्थिति पर गौर किया जाए तो बीजेपी ने 88 पुरुष और 133 महिलाओं को मैदान में उतारा है और इसी प्रकार कांग्रेस ने 90 पुरुष और 128 महिलाओं को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि गांव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से पूछते हैं, पिछली बार आपने एक रिकॉर्ड कायम किया था, इस बार आपके ऊपर चुनौती बढ़ी है, क्या हासिल कर लेंगे? पिछला जो लक्ष्य आपने हासिल किया था उससे कहीं ज्यादा आपको सीटें मिलेगी इस बार? मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे भरोसा है और ये अवसर कांग्रेस ने भी दिया है। पिछले 2.5 साल में अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे गांव की सरकार में मुद्दे बने हैं और इसी कारण हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि इतिहास में पिछली बार ऐसा परिवर्तन हुआ था जब सत्ता पक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी। हम लोग 14 पे काबिज हुए थे 21 में से, कांग्रेस मात्र 5 पे सिमटी थी। अभी 6 के हैं, 78 पंचायत समितियां, 6 जिला परिषदें हैं। मुख्यमंत्री जी और उनके पीसीसी के अध्यक्ष जरूर दावा करते हैं, लेकिन उनके दावों में दम नहीं है, क्योंकि जो ये तमाम मुद्दे जिनका जिक्र किया, ये सरकार के खिलाफ लोगों में एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, ये बड़ा कारण बनेगा। दूसरा, हमारा अपना जो प्रबंधन है, हमारे जितने तमाम जिलों के और पंचायत समितियों के जो प्रभारी गए, उन्होंने जमीनी हकीकत के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।